इतनी मूवमेंट्स के बाद हमें ये तो बस जल गया है कि खातून को हाथ लगाना या उसके बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करना भी हरेसमेंट है, लेकिन ये शायद अभी तक हम नहीं समझ सके कि हरेसमेंट की रिएक्शन पे रिएक्शन देना जो है वो भी इसी जुर्म में शामिल है, और वो उसकी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसी तरह चलनी है। तो वही मिसाल जिस तरह आपने दी कि विक्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि जब आपने हरेसमेंट की कोशिश की है और उस खातून ने उसको रेजिस्ट किया है, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस के बाद आप मज़ीद गुस्से में आ गए क्योंकि मेल ईगो है, फ्रेजाइल है, आप तब गए हैं कि ये हाउ डे शी से नो टू मी। तो अब देखो मैं इससे करता क्या हूँ, मैं इसको निकाल दूंगा, इसकी बोनसेस बंद कर दूंगा, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ रोक दूंगा, मैं इसको अच्छी असाइनमेंट से दूंगा, अच्छे केसेस नहीं दूंगा। ये सब विक्टिमाइजेशन है, ठीक है, और विक्टिमाइजेशन भी इसी तरह इसी एम्बेट में फॉल करेगी। असल में वो हरेसमेंट की कंटिन्यूएशन है, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, अगर आप हरेसमेंट का शिकार बन जाते तो ये ना होता। हाँ, ठीक है, तो वो क्योंकि आपने ना किया तो अब आपको अपनी ऑटोनॉमी एग्जर्ट करने की सज़ा मिल रही है कि तुम्हारे पास अपना कोई इख्तियार नहीं था, तुमने वो कैसे एक्सरसाइज कर लिया, मैं तुम्हें इस चीज़ की सज़ा दूंगा एंड आई विल ट्राई एंड ब्रेक योर विल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, आज इस पॉडकास्ट का टॉपिक है वर्क प्लेस हरेसमेंट का कानून, और इस कानून को हमें समझाने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर दुराब वली फुरकान साहब ने। वेलकम दुराब साहब। सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अरसा हो गया था और हमने कहा कि फाइनली बिल्कुल नशिस्त हो जाए इस पर। बिल्कुल, और बल्कि बहुत बहुत मुबारक, थोड़ा अरसा पहले आपने जो एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट हासिल की और एक केस इसी टॉपिक के ऊपर जीता। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और उसी कहानी ऐसे हिस्सा आपको सुनाना शुरू करेंगे, लेकिन वो कहानी दिलचस्प है और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन जो आए दिन इसका शिकार हो रही हैं उन तक वो कहानी पहुँचे, और वो कहानी जो जिस तरह वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी अपनी ज़ाती कहानी क्या है, उस पे कानून का इतलाक़ कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए, उस पे भी साथ साथ कुछ बिल्कुल आज हम आपसे ये समझेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो आज आप हमारे एक्सपर्ट हैं। ना करें सर, आप हमारे उस्ताद हैं आज। तो बैरिस्टर साहब, पहले तो ये कि जो कानून है उसके हवाले से तो काफ़ी सारी डिस्कशंस हमने देखी हैं, कानून क्या कहता है, क्या ज़ुबान है, लेकिन जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ना, वो डिस्कशंस में से हमेशा ही कहीं मिसिंग रह जाते हैं। तो पहले तो ये कि हर जो इंस्टीट्यूशन है, हर जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हरेसमेंट कमेटी हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है? सर इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत कम है, बहुत रेयर है, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो पाकिस्तान का जनरल अलमिया भी है नी जर्क रिएक्शन पे बेस्ड है ज़्यादातर। मतलब मुझे इत्तेफाक हुआ है बहुत सारी कंपनीज़, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी कुछ एडवाइस इस पे किया। कुछ कंपनीज़ ने बना ली है, अब कुछ उस वक्त बनाती हैं जब इस तरह कोई शिकायत सामने आए तब, ठीक है। और ऑब्वियसली जब शिकायत सामने आ रही है और आप तब बना रहे हैं तो उसके अंदर एक ऑब्वियसली एलिमेंट रह जाता है पोटेंशियल अनफेयरनेस का, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर चाहे और एम्प्लॉय शिकायत कर और एम्प्लॉयर चाहे तो वो उस पर बिल्कुल कमेटी पे ऐसा बंदा बिठा सकता है जिसकी किसी किस्म की कोई एनिमोसिटी एग्जिस्ट करती हो, बट ऑन दी अदर हैंड अगर पहले से बनी हुई हो जी, तो उसमें ये चांसेस कि आप उसको चेंज कर रहे हैं बंदा उनके होते हुए या शिकायत के बाद चेंज कर रहे हैं वो क्योंकि बहुत चांस कम हो जाता है, तो उसमें एक सेफ्टी रहती है कि ये जो 3 बंदों की कमेटी बनी हुई है ये 10 साल से बनी हुई है, इसका हमें पता है कि कभी किसी के लिए चेंज नहीं हुई, तो इस पे कोई रद्दोबदल मेरी शिकायत लाने की वजह से नहीं होगा जी। ऑल्दो उसमें अगर ये सिचुएशन भी लॉ में बड़ी क्लियर है कि अगर खातून के साथ हरेसमेंट करने वाला जो शख्स है वो उस कमेटी में मौजूद है तो उस बंदे को फिर चेंज कर दिया जाएगा, उसी जगह कोई और ला के बिठा देंगे। सही। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा एतराज़ हमारे कुछ दोस्तों को रहता है वो ये है कि ख़वातीन तो ठीक है, हरेसमेंट का ये मामला है, अगर किसी हमारे मर्द मेंबर को हरेसमेंट का मामला हो
तो उसके लिए क्या मामला है? सर अनफॉर्चुनेटली जो ये कानून है ये उसको स्पेसिफिकली तो डील नहीं करता, ठीक, क्योंकि ये कानून बना ही विमेन हरेसमेंट ऑफ विमेन के लिए है एट वर्क प्लेस। जी, तो ये ख़वातीन की हरेसमेंट आउटसाइड द वर्क प्लेस को भी कैटर नहीं करता, ये मर्दों की हरेसमेंट को भी कैटर नहीं करता। और आई थिंक 2021 में या 2020 में जो अमेंडमेंट आई है इस्लामाबाद में, जी, उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट तक महदूद था। जी, अब उन्होंने अमेंडमेंट के बाद एटलीस्ट फेडरल टेरिटरी में इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इसको एक्सटेंड करके इसको अदर देन सेक्सुअल हरेसमेंट पे भी उसको इसका इतलाक़ किया है। लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी उसके भी केसेस कुछ बहुत ज़्यादा हैं। तो मर्दों का अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हरेसमेंट है, बहुत ज़्यादा है। शायद इस बात पे मुझे बहुत लोग बुरा भला कहें, लेकिन एक बात जो शायद है वो ये है कि ख़वातीन जनरली ज़्यादा हरास होती हैं। बिल्कुल। और इस पे बाकायदा इंडिया की और पाकिस्तान की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात नोट की हुई है। आई डोंट नो कि वो सर्वेज के लिहाज से, मतलब सोशियोलॉजी के लिहाज से, एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से कितनी करेक्ट डेटा है, बट ये एक जनरल तासुर है जिसकी वजह से कानून साजी करनी पड़ती है आपको। मर्दों के लिए वही क्रिमिनल के अंदर जो आपका पीपीसी के अंदर कानून इन्होंने रिसेंटली 377 है गालिबन, वो सारा मेरे से तो मतलब ये कि जो जनरल हमारा रवैया है वो है कि ख़वातीन को हरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, उसके लिए ये कानून लाया गया। सर इसके साथ एक और भी साथ बात है ना कि ख़वातीन की वर्क प्लेस को सिक्योर बनाने के लिए ये कानून आया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो हमारी जो वर्क फोर्स है उसका हिस्सा, इकोनॉमिक जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है जी, उसमें हिस्सा लें। उनके लिए सेफ स्पेसेस बनाई जाएं, किसी को ये ख़तरा महसूस ना हो, या ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है ये, जी, कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इन वे कि अच्छा अगर मर्द आ रहा है वर्क प्लेस में तो उसके साथ आप उसको उस तरह से हरेस, प्रेशराइज या स्ट्रेस उसको नहीं दे रहे। वैसे भी तो हमारी जो वर्क प्लेसेस हैं वो भरी हुई हैं मर्दों से बहुत ज़्यादा, और उसमें जो कम है वो तो ख़वातीन। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आई थिंक यहाँ तक तो मैं बता सकता हूँ कि जो केस बिल्कुल रीसेंट केस था, ये मेपको मुल्तान मेपको का केस था। और जब ये सारे मामलात वहाँ पे शुरू हुए थे, आई थिंक बैक इन 2019, पेप्को की एक इंक्वायरी हुई थी, ठीक, जो कि इस केस के अंदर भी दोनों साइडों ने उस पर सरप्राइजिंगली रिलाई किया, और उसमें और कुछ बात क्लियर हो ना हो, पेप्को ये कहता है कि मेप्को के अंदर एक प्रेवलेंट एटमॉस्फेयर है ऑफ हरेसमेंट। वहाँ पे जो उन्होंने बात रिकॉर्ड की हुई उस रिपोर्ट के अंदर वो ये थी कि जी हमने बहुत सारी ख़वातीन का इंटरव्यू किया, कुछ ख़वातीन तो डरी हुई थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ ख़वातीन जो आई हैं वो उनमें से अक्सर रो पड़ी, ठीक, इसलिए रो पड़ी कि यार उनके साथ जो दिन में होता है। और इस सिचुएशन के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि 17वें ग्रेड से 16वें ग्रेड से लेके 21वें ग्रेड तक के अफसरान मुलव्वस हैं इसके अंदर। और हम ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं उनके साथ, ये हम ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि 15वें ग्रेड से ऑनवर्ड्स कुलीग्स भी, सुपरवाइजर्स भी और बॉसेस भी, हर किस्म का बंदा, वो जो वहाँ पे एक रैम्पेंट किस्म की ये हरेसमेंट चल रही है, और वो शायद उसमें उनको भी नहीं पता कि जो वो वहाँ के मर्द हजरात कर रहे हैं कि वो हरेसमेंट बनती है। मतलब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की सोसाइटी में खामखा खातून को कहते ना कि जी आप आके चाय मेरे कमरे में पिया करें, ये बाकायदा हरेसमेंट है जो आपकी लीगल डेफिनेशन है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मिसालें इसकी ज़रा बताएं कि क्या क्या हरेसमेंट होती है। सर केसेस से ही मैं बता देता हूँ जी, ठीक है। इससे पहले जो मैं पता नहीं नाम केसेस के लेने चाहिए कि नहीं, लेकिन जो इससे पहले एक केस वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ था, ऑल दो खैर वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जी, उसके अंदर जो सुपरवाइज़र या बॉस था, अमंग ऑल दी अदर थिंग्स दैट ही यूज्ड टू डू, वो कहता था कि मतलब एक तो ये कहना कि जी आप रुक जाएं, शाम को 7-8 बजे आप रुक जाएं और आपने 8 बजे मेरे पास आना है।
ठीक ठीक है, आप 8 बजे आएंगी मेरे पास जब सारा दफ्तर खाली है। फिर उसको कहना कि अच्छा प्रेजेंटेशन जो आप बना के लाई हैं, यूजुअली ऑफिस के अंदर अक्रॉस द टेबल बैठे होते हैं, ये कहना कि जी आप साथ आके बैठ जाएं, यहाँ से फिर मैं चेक करूँगा ताकि एक ही साइड प्रेजेंटेशन चेक करें हम। ये कहना कि जी ये खिड़की लगी हुई है, अब वो छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की पे उसको कहना कि जी आप उठ के आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाहर क्या है, और बहुत करीब खड़े हो जाना। अब ये चीज़ें उस खातून के साइकोलॉजी पे और उसके ऊपर जो असर कर रही हैं वो शायद मर्द हजरात समझ भी नहीं सकते। हाँ उसके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रेस की सूरत हाल है कि मैं बॉस को काम दूंगी तो वो कहेगा 8 बजे तक रुक जाओ, ठीक है, मैं उनके पास ले जाऊंगी तो वो मुझे करीब बुला लेंगे, चाहे उसने हाथ नहीं लगाया आपको, चाहे उसने आपको ज़बानी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन द कॉन्डक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो कर रहा है, जिस किस्म का माहौल बना रहा है, वो क्या है। अच्छा, एक और मैं भी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक मुकदमा था जिस पे आई हैड द प्लेयर टू वर्क ऑन। वो ऐसे था कि एक स्कूल का हेडमास्टर था, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल, उसका जो वॉशरूम था पूरे स्कूल में फैकल्टी के लिए, वो एक ही वॉशरूम था जो कि हेडमास्टर के ऑफिस के साथ अटैच था। अच्छा, जब से एक ख़ास टीचर की वहाँ पे ट्रांसफ़र होके आती है तो उस वॉशरूम की कुंडी वो तोड़वा देता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस पे भी होल्ड ये हुआ कि ये हरेसमेंट है। यार मैं वैसे तो हैरान होता हूँ जी, क्रिएटिविटी पे। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो गंदे कामों में, घटिया कामों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलें इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी खातून को, जो कि बहुत ज़्यादा है, हमने ये देखा, इस किस्म के मामलात का सामना है, पहला काम उसने क्या करना है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और जुर्म की नौयत, और ये बाकायदा जुर्म है। इसको जो आपका हरेसमेंट एक्ट है 2010 का, वो इसको जुर्म ही कहता है जी। ये कोई वो जिस तरह कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट का खिलाफ वर्जी कर दी, तो ये उस नौयत की चीज़ नहीं है, ये बाकायदा जुर्म है। तो ये जुर्म की थोड़ी सी नौयत क्योंकि मुख्तलिफ है, इसलिए इसमें अर्ली स्टेज पे एविडेंस कलेक्ट करना, और वो क्या एविडेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर आपको कोई लाश पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। कत्ल में तो होता है ना कि आपने बंदा मारा तो लाश कहीं से मिल जाएगी, आपको हथियार मिल जाएगा, इसमें वो सिचुएशन नहीं है। इसमें अगर किसी खातून को किसी ने हाथ लगा के छेड़ के वो चला गया है तो उसका शायद किसी किस्म का कोई एविडेंस भी ना हो जी, बट दैट डजंट मीन कि वो हुआ नहीं है उसके साथ। तो ये इस कानून के साथ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया गया, और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया इसलिए गया है कि वो हर एम्प्लॉयमेंट की प्लेस पे, हर वर्क प्लेस पे वो लगा होना चाहिए, वो बाकायदा आवेज़ा होना चाहिए, चश्मा किया जाना चाहिए कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर एक चीज़ बहुत रिकग्नाइज जो करता है, एक्नॉलेज करता है ये एक्ट, वो ये है कि अक्सर कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा, इसलिए खातून यूजुअली क्या करेगी कि वो बहुत किसी ट्रस्टेड, जो उसका बंदा, कोई खातून हो सकती है, मर्द हो सकता है, दोस्त हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कुलीग भी हो सकता है, वो उसको शायद कन्वे करे इमीडिएटली आफ्टर दीज थिंग्स हैव हैपेंड, उनके साथ डिस्कस करे। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपने इमीडिएटली क्या किया। ये वैसे भी ये वो रेस जेस्टा का एक प्रिंसिपल कानून शहादत या इंग्लिश एविडेंस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है कि इमीडिएटली आफ्टर समथिंग हैपेंड, क्योंकि उस टाइम पे द थ्योरी इज़ कि आपके औसान इतने ख़ता होते हैं कि यूजुअली आप उसमें मन घड़त कहानियाँ नहीं बना सकते। तो वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन जो नौयत समझने की ज़रूरत है जुर्म की, वो ये है कि आपको ख़वातीन आउट ऑफ शेम, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, तो वो आउट ऑफ शेम अक्सर तो नहीं बताएंगी। एक इसी तरह का सिमिलर केस है जिसमें, और ये होता भी है कि मतलब एक खातून थी, उसको
हरेस किया गया उसके घर में बाय मुअल्लिज ने उसको ठीक। हरेस किया, ठीक है। अक्सर ये होता है कि यू डोंट इवन अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली कि मेरे साथ क्या हुआ है। जी, वो शॉक होता है। शॉक होता है क्योंकि उस टाइम पे शायद जनरल साइकोलॉजी की, ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजी तो नहीं जानता, लेकिन शायद ख़वातीन की या स्पेसिफिकली साइकोलॉजी ऐसी होती है कि शायद वो दुबक जाना, एकदम से अपने आप को सहम जाना, अपने आप को जनरली सुन हो जाना, डम फाउंडेड हो जाना, एकदम नहीं समझ आती। तो उसने मतलब फिर जब डिस्कस किया उसको अपनी दोस्तों के साथ, तो उन्होंने उसको कहा कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है जी। तो ये सिचुएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे एकदम आपको इमीडिएटली नहीं पता चलता, और ये शायद मर्द भी जहाँ पे या बच्चे जहाँ पे हरेस हो रहे हैं उनको भी इमीडिएटली नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। उसमें दूसरा वो होता है कि यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज हैपनिंग टू मी। एक तो ये कि एक्सेप्ट करने में मसला हो रहा होता है, दूसरा सर ये Once you've accepted it, तो उसके बाद मुझे रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि अमूमी तौर पे हमारा रिएक्शन कैसे होता है कि हमें पता होता है कि ये होगा तो ये करेंगे। हाँ। क्योंकि ऐसे सिनेरियोज में रोजाना कोई ऐसे तो नहीं पड़ता, या कोई खुशी से या शौक से तो नहीं ऐसे मामलात में जाता। तो वो जब कभी ऐसा कोई मामला फेस करना पड़े तो उसको रिएक्शन का ही नहीं पता कि मुझे इसमें रिएक्ट करना कैसे। सर मैं ये तो चले सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये भी एक किस्सा सुना सकता हूँ कि मेरे जानने वाले हैं, वो एटीएम से पैसे निकलवा के निकले हैं, और जैसा कि पाकिस्तान में होना चाहिए वैसा ही हुआ। रात का वक्त था, तो वो मोटरसाइकिल पे दो अफराद उनके पास आन पहुँचे। उन्होंने कहा कि सर जो जो कुछ है आप हमें दे दें। इन्होंने उनको पकड़ा दिया। अब ये जो मेरे जानने वाले हैं पुलिस के पास गए रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस उनको डांट रही है कि तुसी जवान मुंडे हैगे हो, तुसी उन्होंने इंज ही फड़ाते ने सारा कुछ, तुसी उन्होंने पीछे क्यों नहीं गए। सर बात ये कि उस टाइम पे जब ये हो रहा होता है ना, आपको नहीं पता होता कि ये हो रहा है मेरे साथ और ये क्या हो रहा है, आपकी अवेयरनेस इतनी नहीं होती। वो आपकी वाली बात कि मैं रोज़ नहीं लुटता जी। कराची में शायद अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ गई कि लोग रोज़ लुटते हैं। उनको पता है 2 फ़ोन लेके जाने हैं, एक मैंने उसको दे देना है, एक मैंने छुपा लेना है। यहाँ पे नहीं पता आपको। तो इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर भी नहीं पता किस तरह रिएक्ट करना है, और क्योंकि नहीं पता किस तरह रिएक्ट करना है, समटाइम्स यू डोंट इवन नो हाउ टू फील अबाउट इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फीलिंग दैट यू हैव बीन हरेस्ड या द अवेयरनेस दैट यू हैव बीन हरेस्ड सिंक्स इन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे फिर वो एफआईआर वाले जो प्रिंसिपल्स हैं कि जी थाना जाए वकुआ से कितनी दूर है जी, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चल सकती जी। ख़वातीन बहुत अरसे बाद भी आपको बताएंगी यूएस के अंदर, यूके के अंदर हिस्टोरिकल सेक्स अब्यूज़ केसेस आ रहे हैं। 70 से सेक्स केसेस अब आ रहे हैं जी। ग्रूमिंग, चाइल्ड ग्रूमिंग के केसेस अब आ रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर आप हार्ड एविडेंस प्रिंसिपल्स लगाएं और उसको खारिज कर दें। ठीक, तो पहले तो उन्होंने निकल के किसी ना किसी से कोई बात करनी चाहिए। दे नीड टू शेयर। हाँ, आइडियल सिचुएशन ये है बिकॉज दैट वुड देन दे वुड द अदर पर्सन वुड देन बी एबल टू कोरॉबरेट कि हाँ जब ये निकली तो सहमी हुई थी, परेशान थी, रो पड़ी, या इसने मुझे ये बताया, क्योंकि इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इन अ वे आप समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वो है। उसके बाद ऑनेस्टली पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट इस लॉ में इतनी नहीं हुई कि मज़ीद कुछ इस पे अभी कहा जा सके कि और किस किस्म की एविडेंस आनी चाहिए। वो वर्क प्लेसेस के हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो ऐसे एरियाज हों जहाँ पे किसी ने काम करना है, खास तौर पे ख़वातीन ने काम करना है, तो वहाँ पे कैमराज कुछ लग जाए, ये तो पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद नहीं है वहाँ पे आपने एक बुनियादी चीज़ बताई कि एटलीस्ट ये कीजिए, एटलीस्ट ये कीजिए। जिस तरह अगेन ड्राइंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे हैं, सुने हैं, एक केस के अंदर वो खातून इमीडिएटली तो किसी को नहीं बता सकी, वो इस मुल्क में नहीं थी, वो दूसरे मुल्क में थी। वहाँ पे उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी जो बहनें थीं वो अमेरिका में थीं, ये इटली में थी, तो उसकी वजह से टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। इमीडिएटली तो ये कुछ नहीं बता सकी।
लेकिन जब मौका मिला उस रात को ही तो इसने स्काइप के थ्रू जिस तरह भी उनको कॉल किया, फिर उनको भी हमने उनकी उसकी बहनों को फिर एज विटनेसेस बुलाया टू अंडरस्टैंड द विक्टिम स्टेट ऑफ माइंड, या उसकी फिजिकल स्टेट उस वक्त क्या थी जब उसने आपसे बात की, आपको उसने क्या बताया। बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़ें बहुत रिलेवेंट हो जाती हैं, दे कैन गिव यू क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू व्हाट माइट हैव हैपेंड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इमीडिएटली ये चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए, आइडियली ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आ जाती है बात कंप्लेंट की। कंप्लेंट कैसे लिखनी है, उसमें क्या चीज़ें बयान करनी है, बिल्कुल, और वो कंप्लेंट किसे देनी है, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई। अच्छा, सबसे पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं, कंप्लेंट देनी किसको है। ठीक। अगर तो आपकी वर्क प्लेस पे कमेटी बनी हुई है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इधर आप सीधे सीधे कमेटी में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने सीनियर सुपरवाइजर को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसका फिर ये काम होगा कि वो कमेटी तक कन्वे करे। दूसरी सिचुएशन ये है कि डायरेक्टली भी एवरी विक्टिम, एवरी वुमन हैज़ द राइट टू गो डायरेक्टली टू द ओम्बुड्सपर्सन। ठीक है। वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, वो लॉ ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दिस राइट एग्जिस्ट इन बोथ लॉज। प्रोविंशियल सूबाई कानून में भी यही बात है, और जो आपका वफाकी कानून है उसमें भी यही बात है कि खातून के पास ये इख्तियार है कि वो कमेटी को चूज़ करती है, वहाँ कंप्लेंट करना चाहती है, डायरेक्टली मुहतसिब के पास जाना चाहती है। कि मतलब अगर उसे लगता है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो तो सारे उसके सीनियर्स हैं, और हरेसमेंट भी उसको सीनियर्स की तरफ से फेस करनी पड़ी है, उसका वो ट्रस्ट लेवल नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल, तो वो डायरेक्ट कहाँ पे जाए, ओम्बुड्सपर्सन के वो ओम्बुड्सपर्सन के पास बिल्कुल डायरेक्टली जा सकती है, और इसके अंदर कोई आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं गई। ठीक है। ठीक है, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन जैसा आपने कहा, रीज़न मोस्ट प्रॉब्ली ट्रस्ट का ही होता है जी, और अगर नहीं है ट्रस्ट तो यार एटलीस्ट लेट हर हैव हर डे इन द कोर्ट, लेट हर टेल हर स्टोरी। जी, ठीक है, तो ये तो हो गया कि जा कहाँ सकती है। जिन वर्क प्लेसेस के अंदर कोई कंप्लेंट, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी हुई, वहाँ पर तो उसके पास ऑप्शन ही एक ये है कि वो डायरेक्टली मुहतसिब के पास चली जाए। ठीक है, अच्छा, अब कंप्लेंट के अंदर होना क्या चाहिए? आइडियली कंप्लेंट के अंदर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होने चाहिए। ठीक, और ग्राफिक डिटेल के अंदर होने चाहिए आइडियली। अगेन ऑब्वियसली आइडियली इसलिए क्योंकि खातून के लिए ये स्टेप बहुत बड़ा है कि वो अपने से बाहर किसी को बताने जा रही है कि ये मेरे साथ हुआ है। उसके अंदर इन राइटिंग देना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि लिखते हुए उसको रीलिव करना भी पड़ रहा है उसको। हाँ, तो ये मसाइल बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, वो जो ट्रॉमा है वो दोबारा से उसमें से बिल्कुल, हाँ ठीक है, बट नेसेसरी भी है ये काम करना। ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह तो आपने चलाना, कन्वे कराना है ताकि सजा हो सके। बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो वो इसमें ज़रूरी भी है। तो स्पेसिफिक डिटेल्ड इंस्टेंस। अच्छा, अगर आपको डेट्स याद हैं तो डेट्स के साथ कि अच्छा इस तारीख को इतने बजे ये मेरे साथ हुआ, फलां जगह पे हुआ, फलां जगह पे हुआ, ये मौजूद था, ये मौजूद नहीं था, वो सारी डिटेल आप लिखें। ठीक है, जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उतना जो वैसे भी एक जनरल प्रिंसिपल है कि यार बार बार आपको नैरेटिव चेंज ना करना पड़े, बिकॉज इफ़ यू डू इट ऑफ्टन तो फिर अगले को लगता है कि यार ये शायद इतना क्रेडिबल बात नहीं है, कि ये अपने जो गैप्स हैं उनको फिल इन कर रहे हैं, लकूना को फिलअप कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि वो ना किया जाए। तो ये सब आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें कि इस तारीख को ये मेरे साथ हुआ, उसकी डिटेल्स लिखें। वो बहुत ज़रूरी है, जितनी आपकी स्टोरी क्रेडिबल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी है वर्सेस द अदर पर्सनस क्रेडिबिलिटी। जैसा मैंने पहले कहा कि एविडेंस कोई हार्ड एविडेंस तो है नहीं, ठीक, ना आपको लाश मिलनी है, ना अक्सर जगह पे आपको सीसीटीवी कैमरा मिलना है, ना कोई वॉइस रिकॉर्डिंग मिलनी है। तो अब आपने प्रूव कैसे करना है? जिस तरह ओरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा जाता है कि यार आपने स्पेसिफिक्स बयान करने हैं, प्लेंट के अंदर लिखने हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जितने स्पेसिफिक्स होंगे वो कंप्लेंट के अंदर आपने वो कंप्लेंट के अंदर होंगे। ठीक, हमें एक ये भी असूल मुझे याद है बार में बताया गया था कि जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ करवा रहे हो ना, तो आप अपने विटनेस से
छोटी छोटी डिटेल्स भी पूछ लिया करें। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर वो कह रहा है कि मैंने गाड़ी गुजरती देखी, तो उससे ये भी पूछ लें कि अच्छा गाड़ी किस रंग की थी, जी, उसके अगर व्हील कप्स याद हैं, उसका वो याद है कि अलॉय रिम थे कि नहीं थे, अगर वो बता सकते तो उससे पूछ लें। इसलिए नहीं कि इस पे स्टोरी भी कोई इम्पैक्ट हो जाएगा, जी, इसलिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी आप इस्टेब्लिश करा रहे हैं ठीक, कि इसको इस हद तक डिटेल्स याद है। तो इसका मतलब है कि अगर उसने मेन बताया है तो फिर सोचें कि वो बंदा कितना क्रेडिबल है। ठीक है। तो वो क्रेडिबिलिटी अपनी इस्टेब्लिश करने के लिए पहले दिन से कोशिश ये की जाए कि स्पेसिफिक्स बता दी जाए उसके अंदर। ठीक है। और ये मसला हमने फेस किया है, क्योंकि अगेन इस बात को भी मैं ख्याल डिस्कस हमें थोड़ी देर में करना चाहिए। जो यूजुअली कहा जाता है ना लिटिगेशन में या अदालतों में या जहाँ पे सीपीसी अप्लाई करता है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर प्लीडिंग्स। जी, तो क्या यहाँ पे वो प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक मूट पॉइंट है जिसका अभी तक कोई ख़ास जवाब नहीं है। लेकिन फिर मसला ये होता है कि अगर आपने प्लेंट या अपनी कंप्लेंट इन डिटेल नहीं लिखी हुई, तो आप अपनी जब एफिडेविट इन एविडेंस, ठीक है, इसके अंदर आप एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होगी, वो बंदा बैठ के नहीं सुनाएगा अपनी कहानी ओरली, जो विक्टिम है उसके बिहाफ पे एक एफिडेविट इन एविडेंस आ जाएगा, बयाने हल्फी में, वो तहरीर में वो दे देगा कि ये मेरे साथ हुआ है। इसका ऑब्वियसली मकसद ये है कि एक्सपीडिशियसली चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो वो फिर सवाल वरना ये उठ जाएगा कि यार आपने अगर एफिडेविट इन एविडेंस में इतनी डिटेल लिखी है, तो एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स आपने ये क्यों नहीं लिखी। अच्छा, यहीं पे मैं आपको थोड़ी देर रोक के, जो ओम्बर्ड्स पर्सनस हैं उनके पास जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, अमूमी तौर पे उस हवाले को जो प्रमोट किया जाता है उनकी तरफ से, इदारे की तरफ से, वो ये होता है कि जो कंप्लेनेंट है वो खुद आए। अब जो डिफेंस वाले लोग होते हैं जिन्होंने उसको, जिनके अगेंस्ट मामलात आते हैं, वो खुद नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी पूरी पैकिंग करके आते हैं, अपना पूरी टीम लेके जाते हैं। वो पहले दिन से तैयार है कि हमने ये इसके ऊपर डिफेंस लेना है, क्योंकि वो लीगली एडेड है। और यूजुअली अगर आप ये भी देखें ना कि एक तो पावर डायनेमिक्स हैं जो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं। यूजुअली एम्प्लॉई एट अ लोअर लेवल इज बीइंग हरास्ड बाय समवन इन अ सीनियर पोजीशन। तो एक तो वो डायनेमिक्स है, पावर डायनेमिक्स। दूसरा, ऑब्वियसली इफ दैट्स ट्रू कि एक एम्प्लॉई एट अ लोअर लेवल इज बीइंग हरास्ड बाय समवन इन अ हायर पोजीशन, द पर्सन इन द हायर पोजीशन has greater financial ability yes to hire a better lawyer। जी, ये वाले जो बेचारे नीचे की उस पे हैं, वो फाइनेंशियली बेचारे इतना कमाई नहीं रहे कि वो उतना अफोर्ड कर सकें कि वो उतनी ड्रीम टीम जो है वो अपने लिए कोई टीम इकट्ठी कर सकें, ओजे सिम्पसन वाली, ठीक है, वो नहीं कर सकते। हाँ। ये भी रियलिटी। तो ऑन द वन हैंड ये एक बहुत खुशाइन एक फैसला कह लें या एक पॉलिसी स्टेटमेंट है मोहतसिब की तरफ से कि यार आप खुद आए, आपको पैसे कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिम खुद आए, हम बैठे हैं, हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना। ये बहुत अच्छा खुशगवार तब्दीली है। लेकिन इसको या तो फिर दूसरी साइड पे भी रेगुलेट किया जाए कि जी पहली डेट्स पे कम से कम ये अकेला आएगा, विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन आएगा। लेकिन फिर उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ भी उठ सकते हैं, तो वो एक इशू है। और ये अक्सर जो मैंने केसेस डील किए हैं उसमें ये मसला था कि खातून खुद गई जी, वो उतनी क्लैरिटी से बात नहीं लिख सकी जितना उसको लिखना चाहिए था। बाद में दूसरी साइड वो चीज़ एक्सप्लॉइट करती है कि जी अच्छा ये देखें, ये इसने स्टेटमेंट अपनी चेंज कर ली है, पहले ये कहा था, अब ये कह दिया, इम्प्रूवमेंट्स हो गई जी, ठीक है। तो ये मसला बन जाता है। और इस पे आई थिंक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आई वुडंट से इम्प्रूवमेंट्स, लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं इन कवानीन के तहत, दे डू अलाउ as many changes in your complaint and written reply as you want to। ठीक है। जो थोड़ा सा अजीब बात भी है, क्योंकि फिर ज़्यादा स्ट्रेच करें तो फिर वो अब्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन इन केसेस के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव चेंज भी है, क्योंकि ख़वातीन अक्सर इन सिचुएशन में ख़ासतौर पर जहाँ पे वो इनिशियली रिप्रेजेंटेड नहीं थी बट लेटर ऑन दे डिड हायर सम रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे। उसको यही नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे लिखनी चाहिए थी। बिल्कुल, ना ही कोई गाइड करने वाला था, बिल्कुल ऐसे, ना ही किसी ने ये रहनुमाई की कि अदालतों ने ये फैसले किए हुए हैं, तो ये चीज़ें रेलेवेंट हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो
इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड कर सकता है कोई, या प्रोबोनो भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, और बड़ी क्वालिटी सर्विसेज, तो रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी ऑप्शन को अवेल कर लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं भी तो फिर भी तो ये मामला चलाया जा सकता है। याद रखें कि जब भी कंप्लेंट आपने जमा करवानी, कोशिश करें कि उसको डिटेल में लिखें ताकि वो क्रेडिबल लगे। उसमें इंस्टेंसेस जो हमने पहले बात की वो दोहरा देते हैं कि वो बाकायदा लिखें कि इस तारीख को इतने बजे इस दफ्तर के अंदर इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, यहाँ पे कोई था या नहीं था। जितने भी इंस्टेंसेस आपके साथ हुए हैं, राइट देम डाउन जी। कंप्लेंट जितनी मर्जी लंबी हो, उस पर कोई ममानियत या उस पर कोई पकड़ दकड़ नहीं है। आप लिखें और जमा करवा दें। वो बाद में कुछ इस्टेब्लिश हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप वकील के साथ जाएं। हमने खामखा अपनी गुंजाइश नहीं बनानी उसमें जी। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते तो ये ज़रूर कर लें। बिल्कुल। अच्छा, अब मामला है कि अदालतों का तो कई एक लोगों ने शक्ल सामने देखी होती है कि अदालत ऐसी होती है, अदालत में मामलात ऐसे चलते हैं, प्रोसीडिंग्स ऐसे चल रही होती। ओम्बड्स पर्सन का अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि उसकी है किधर, कहाँ पे है, कहाँ जाना है, कैसे मामलात होंगे, अदालत जैसा होगा, क्या होगा। थोड़ा उस और इसमें मैं एक सवाल और ऐड करूँ, ये भी नहीं पता कि ये क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो वफाकी पे जाना है कि सूबाई पे जाना है ये भी नहीं पता। और ये भी एक जुरिस्डिक्शन का एक ठेठ किस्म का पॉइंट बना के इस पे बहसें चल रही होती हैं, जो कि आई थिंक इस तरह के लॉज के लिए ना कुछ चीज़ें अदालतों को या ओम्बड्स पर्सन को सेटल खुद कर लेनी चाहिए और अपने डिसीजंस को नॉट एज प्रेसिडेंट लेकिन एटलीस्ट एक स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करना चाहिए। खैर, तो जो आपने सवाल पूछा कि देखने में कैसी है ये जी, वफाकी मोतसिब का जानने का तो मेरा काफ़ी इत्तेफाक हुआ है। बैठने का माहौल तो काफ़ी सिमिलर टू द कोर्ट्स, सिमिलर टू कोर्ट्स नहीं, मतलब सिमिलर टू कोर्ट्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन मूवीज इन अ वे। ठीक है। तो मतलब वो एक ऊंची टेबल है, उसके उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं जो अपेरेंटली मोतसिब है और उसके साथ कुछ उसके जो असिस्टेंट्स या एडवाइजर्स बैठे हुए हैं। फिर एक टेबल लगी हुई है जिसके एक तरफ वो बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे हैं। तो इस तरह का माहौल है। उसके अंदर भी आई थिंक थोड़ी सी गलती ये, वो लोग गलती नहीं कहना चाहिए लेकिन जो उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा बैठा होता है। ठीक है। तो वो आई थिंक अगर एक खातून जा रही है जो टू मैनी पीपल इन द रूम, टू मैनी पीपल, और वो इट माइट बी लिटिल टू इंटिमिडेटिंग। ठीक है, उसको थोड़ा टोन डाउन कर ले। मतलब वकील जाते हुए भी थोड़े से हो जाते हैं, इन्ने बंदे बिठाए ने तुसी की कराना चाहते हो। ठीक है, तो वो एक इशू है। तो ये थोड़े से कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। एक और छोटा सा इसमें ऑल्दो, अच्छा, ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं बाय लॉ ये सारी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए आइडियली। ठीक है। तो या तो जो पूरी टीम बैठी है उनके साथ आप नॉन डिस्क्लोजर्स वगैरह कुछ, या एटलीस्ट उनको पता हो कि यार हमने बाहर जाके बातें नहीं बतानी। ठीक है। सेकंड ये है कि अब वो बीच में कुछ तस्वीरें भी खींच रही हैं, मुहतसिब वगैरह खींच रहे हैं। ठीक है, जो कि ठीक है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक फ़ाल अदारा हैं, आप ख़वातीन हमारे पास आ सकती हैं, इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक उसमें जो विक्टिम्स या जो लोग बैठे हैं उनसे एटलीस्ट एक कंसेंट लेनी चाहिए कि यार हम आपकी तस्वीर शाया कर दें कि ना करें। ये बड़ी बेसिक एक कर्टसी बन गई है बाहर के ममालिक में। यूनिवर्सिटी तरह जब हम पढ़ते थे ऑस्ट्रेलिया में या उससे पहले इंग्लैंड में, तो वो बाकायदा आपसे इवेंट, जब आप कहते थे मैं इस इवेंट पे आना चाहता हूँ, तो आपसे उस पर पूछते थे कि यार आपकी तस्वीरें भी खींचेंगी, आर यू ओके विद इट। आप शुरू में कंसेंट देते हाँ यार आई एम फाइन विद इट। तो अगर थोड़ा सा पहले पता हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट करना चाहता है कि यार मेरी ये भी ना लगाएं, तो वो एक थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सेप्शन होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आ गया कि कोर्ट का माहौल जो है वो तकरीबन फॉर्मल और अच्छा सोफिस्टिकेटेड माहौल होता है। हाँ। रश उस तरह से जैसे हमारे यहाँ सिविल वाला एलडीए बिल्डिंग वाला नहीं है कि छोटे से कमरे में बंदे आपने भरे हुए, वो नहीं है माहौल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सिक्योरिटी वाइज जब आप जाते हैं
तो वहाँ पे क्या कोई अगर जाए विक्टिम तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ये जगह ऐसी है कि ये सिक्योर है? हाँ, आई थिंक मुनासिब बिल्डिंग्स में बने हुए हैं, उस लिहाज से ठीक है, अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ भी है, वो सब कुछ है, तो आई थिंक वो इतना इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ गया कि ओम्बर्ड्स पर्सन के पास आ गए, अगर तो इंक्वायरी कमेटी थी, कमेटी के पास गया मामला, कमेटी ने अब क्या करना है, उसने उस पर फैसला देना है। बिल्कुल, कमेटी, अच्छा अब कमेटी ये करेगी, कमेटी के पास जब कंप्लेंट आई, कमेटी ने विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देनी है एक्यूज्ड को। ठीक है, एक्यूज्ड ने उसका जवाब जमा करवाना है, जवाब जमा करवाता है तो ठीक है, वरना एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। ठीक है, यकतरफा प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, उसकी गैर मौजूदगी में भी चल जाएंगी प्रोसीडिंग्स, और उसके अंदर हेयरिंग देना या सुनवाई देना लाजमी नहीं है कानूनन, लेकिन वो एक जनरल प्रैक्टिस है कि अगर आप सुन के फैसला कर लें तो बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी बड़ा डायनामिक है जो विच आर एट प्ले, और वो ये है कि अक्सर ख़वातीन इस बात से परेशान होती हैं कि हमें अपने हरेसर का सामना करना पड़ेगा। यस, तो शायद इस चीज़ को ज़ेरे गौर रखते हुए शायद मुहतसिब को थोड़ा सा जो उनके पास ये इख्तियार है कानूनन कि वो प्रॉपर हेयरिंग करें, बंदों को बुलाएं या ना बुलाएं, उसके ऊपर भी शायद एक नज़रसानी की जा सकती है कि यार ना बुलाएं अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, या एटलीस्ट उनके सामने ना बुलाएं, अलग बुला लें, और थोड़ा सा ना इसको आई थिंक थोड़ा लेस फॉर्मल, लेस कोर्ट लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें एक वजह है कि आपने इसको कोर्ट से निकाल के स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाया। हाँ। आपने बैंकिंग के ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड बना दिए, वो कोर्ट है जी, आपने ये वो भी नहीं बनाया, आपने उससे भी एक लेस फॉर्मल चीज़ बनाई है जी। तो परहैप्स इट शुड आल्सो कंडक्ट इटसेल्फ इन दैट सिमिलर मैनर। बिल्कुल, उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि उसमें शायद not really mediation but perhaps talking to one of the parties without the other party। हाँ। आप हमें बताएं क्या कहना चाहती हैं, या आप हमें बताएं, क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि ये बहुत संगीन नौयत का इल्ज़ाम है जो एक्यूज है उसके ऊपर भी जी, और एविडेंस क्योंकि इतना नहीं होता, आपको थ्रेशोल्ड ऑफ एविडेंस भी ओम्बुड्स पर्सन के सामने वो नहीं है जो आपका किसी क्रिमिनल कोर्ट में होगा, क्रिमिनल लॉ में होगा या सिविल लॉ में होगा, उससे भी काम है। तो इस तरह की थोड़ा गोइंग आउट ऑफ द वे, एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन यू टू नॉट गो आउट ऑफ योर वे। आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं लीगली, ठीक है। सोसाइटी की बेहतरी के लिए शायद आपको वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इसके तो उसके बाद फिर जो कमेटी है वो फैसला देगी, कमेटी फिर अपना फैसला देगी। आप उस फैसले को लेके फिर ओम्बर्ड्स पर्सन के पास जाएंगे, आप उस फैसले की फिर अपील कर सकते हैं ओम्बर्ड्स पर्सन या फिर आप डायरेक्टली ओम्बर्ड्स पर्सन के पास गए हैं तो आपने एक स्टेज स्किप कर ली, स्टेज स्किप कर ली। उसके बाद फिर ओम्बुड्स पर्सन के फैसले से जो अपील है वो अपील नहीं, उसको रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, और वो प्रेसिडेंट के पास लाए। प्रेसिडेंट अगर फेडरेशन वाला है तो प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास जाएगी, और फिर गवर्नर का फैसला जो है वो फाइनल होगा। उसके ऊपर अनलेस कोई टेक्निकल और लीगल ग्राउंड है तो फिर वो रिट की सूरत में पोटेंशियली रिट उसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर होगा वो एग्जेक्टिव ऑर्डर अगर तस्वुर होगा तो उसके ऊपर रिट जुरिस्डिक्शन में आपके पास एक फर्दर, और फिर रिट जुरिस्डिक्शन से फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भी थोड़ा सा ज़रा एक अभी सेटल्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि जो हमें सबसे ज़्यादा लास्ट केस के अंदर मुश्किल आई है वो ये आई कि यार अगेन हेयर से बहुत ज़्यादा आपको रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हाँ। जिस तरह पहले मैंने कहा कि लाश भी आपको नहीं मिल रही, हथियार भी आपको नहीं मिल रहा, अब आपने करना क्या है जी। तो उसमें हेयर से पे रिलाई अगर ना किया जाए तो कुछ भी नहीं है, और हेयर से एज वी ऑल नो एंड परहैप्स राइटली बहुत क्रेडिबल नहीं होता जी। लेकिन अब यहाँ पे जुर्म की नौयत मुख्तलिफ है, यहाँ पे ज़रूरी है, और ये भी शायद थोड़ा सा जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स होता है या जो एक वो फेमिनिस्ट क्रिटिकल थेरी, उसमें जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं
कि यार दुनिया पेट्रियार्कल है, दुनिया में टर्म्स जो है वो पेट्रियार्की ने डिफाइन की हुई हैं, राइट। तो इसी तरह शायद जो हमारे कवानीन है, जो जुर्म है, जो एविडेंस का तरीका है, वो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है कि इस तरह का जुर्म होता है और उस पर इस तरह आपकी शहादत आनी चाहिए जी। क्योंकि मेल डोमिनेंट शायद प्रीवियस हिस्ट्री में सोसाइटी थी, तो उन्होंने उनके लिए ये जो सॉफ्टर क्राइम नहीं, बट अदर देन नॉर्मल क्राइम जो थे वो शायद उनके जहन में नहीं थे, उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जो एविडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वही फॉर्मुलेट नहीं हुए। बिल्कुल हमारे देखे ना एविडेंस के प्रिंसिपल्स वो हैं जो अंग्रेज बना गए हैं। हमने कानून शहादत उसका नाम रख लिया है, लेकिन असल प्रिंसिपल तो सारे वही असल में हमने गिनती बदली है। उसमें आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया, वहां से क्वीन का रेफरेंस हटा दिया, लेकिन आप ये देखें कि जितनी भी कानून शहादत का जहां पे भी वो आप कमेंट्री लें तो उसमें हर जगह लिखा हुआ है दिस इज द सेम एज एविडेंस एक्ट दिस एंड दिस सेक्शन जी। तो आपने उसी को उठा के यहाँ अडॉप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपके एविडेंस के प्रिंसिपल्स इतने पुराने चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत नई हैं हमारी सोसाइटी में, आज भी बहुत नई है, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ मसाइल आते हैं। तो मसला ये था वहाँ पे कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि क्या इसको अदालत में जो जिस तरह एक थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, जो आपने साबित करना है, जो बारे सबूत आप पे इतना हाई है, क्या वहाँ तक लेके जाना है, या क्योंकि ये मुतसिब है क्योंकि यहाँ पे नौयत मुख्तलिफ है, क्योंकि जो आपकी पार्लियामेंट है उसकी दानिस्त में ये कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए था, मामला इसलिए स्पेशल ओम्बुड्सपर्सन बनाया गया है। तो क्या होना चाहिए, एविडेंस का थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर व्हाट वी वर एबल टू आर्ग्यू and I think that was accepted by the ombudsperson, although वो उन्होंने अपनी रीजंस में नहीं लिखना चाहिए था ताकि आगे क्लैरिटी आती। वो ये था कि एक तो बिल्कुल ये है कि आपकी जिस तरह स्कूल के अंदर इंक्वायरी होती है, टीचर कहती, बच्चे आते हैं रोते हुए कि जी मिसेस ने मुझे ये कर दिया। अब वहाँ पे टीचर विदाउट एनी एविडेंस वो थोड़ा बहुत उनको देख के उनका कोई सुलह वगैरह करवा देती है। एक वो तरीका है। एक है जो बिल्कुल फॉर्मल तरीका है एविडेंस कंडक्ट कराने का अदालतों के अंदर जी। तो इसका जो तरीका है मुतसिब का वो कहीं बीच में है, ठीक है। ना वो उतना स्ट्रिंजेंट और फॉर्मल हो, ना वो नो एविडेंस एट ऑल वाला सिचुएशन हो, ठीक है। तो बीच में कहीं खड़े रहना है आपने, और ये चीज़ समझना समझाना ज़रूरी है उन वकीलों के लिए भी जिन्होंने प्रैक्टिस करना है, और जिन्होंने फैसले करने हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने केस लेके जाना है उनके लिए भी, टू अंडरस्टैंड कि थ्रेशोल्ड है क्या एविडेंस का। बिल्कुल ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा दुराब साहब, हमने प्रैक्टिकल सारी जो इर्द गिर्द की चीज़ें थी जो मैटर करती हैं चीज़ें, और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, बजाय इसके कि इंटरप्रिटेशंस और ये वो चीज़ें, उससे ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं कि हम 1 by 1 2 3 4 करके ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जब आप कंप्लेंट में जाना चाहते हैं, और वो कैसे कैसे चलेंगी और कहाँ तक जाएंगी, ठीक है। अब जो चीज़ है वर्क प्लेस क्या? अच्छा जी, आ गए इंटरप्रिटेशंस में आप जी। अच्छा, वर्क प्लेस बहुत लिबरली डिफाइन किया गया है और इंटरप्रेट भी उसी तरह किया गया है। फॉर इंस्टेंस एक वर्क प्लेस तो फॉर इंस्टेंस ये है, अगर ये यहाँ पे मैं और आप बैठे हैं, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, दिस इज़ अ वर्क प्लेस। लेकिन ये जो डेफिनेशन ब्लर होती जाती हैं जब मुख्तलिफ एग्जांपल्स से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आपके साथ एक खातून काम करती है और आप लोग लेट्स सपोज कोई सर्वे करने जाते हैं, आप लोगों का काम सर्वे करना, ठीक है। आप सर्वे करना चाहते हैं, जहाँ सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, ठीक है, कि एक आप फील्ड में थे तो वो भी वर्क प्लेस है, ठीक है। आप बहुत सारे कंपनीज़ या ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो वो भी वर्क प्लेस बनती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वर्क प्लेस कंस्ट्रू कर ली गई हैं या इनको बना दिया गया है कि वर्क प्लेस है, क्योंकि अदरवाइज़ देखिए
मकसद सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, खातून को आपने काम तक पहुंचाना है, पहुंचा के उसको सेफली वापस भी लाना है जी। खातून को छोड़ने देना कि यहाँ से दफ्तर पहुंचते पहुंचते अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, दफ्तर अगर पहुंच गई आप सही सलामत तो फिर हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, या आप वहाँ से निकल के घर आ जाए तो घर पे सेफ है, या वहाँ से बीच में आप सेफ नहीं है उसकी गारंटी, तो दैट इज़ नॉट द इंटेंट, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वर्क प्लेस को बहुत लिबरली कंस्ट्रू किया गया है। उसके अंदर आपके कोई गोडाउन्स हैं, कोई और फैक्ट्री यूनिट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर आपको प्रोवाइड की गई है ट्रांसपोर्ट, वो भी शामिल है। रिहर्सल की जो जगह होगी वो वर्क प्लेस होगी या जिधर आप जाना चाह रहे हैं ये हाँ बिल्कुल होगी आपके ज़हन हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी रिहर्सल। लेकिन आई थिंक जो उसमें उसमें जो कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि किसकी वर्क प्लेस होगी। ठीक है, वर्क प्लेस तो होगी बट किसकी होगी, दैट वाज अगर ये हम जो सेलिब्रिटीज़ वाला केस है अगर उसका हम जिक्र कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर मसला ये था कि ये इशू नहीं था कि रिहर्सल की जगह वर्क प्लेस है कि नहीं है। मसला ये था कि जिन लोगों जिस पे इल्ज़ाम था, जिसने इल्ज़ाम ये लगाया था, क्या उनकी वर्क प्लेस वो बनती है कि नहीं बनती। तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर मिसाल लूँ कि एक इस तरह कोई बड़ा ब्रांड है आइसक्रीम का, किसी मशरूब का बड़ा ब्रांड है, वो एक कॉन्सर्ट करवाना चाहता है, उस कॉन्सर्ट पे मौजूद हैं कुछ सिंगर्स भी मौजूद हैं, और नेचुरली जो कंपनी ये सब कुछ स्पॉन्सर कर रही है उसके भी कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब लेट सपोज वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को हरास करता है तो वो तो वर्क प्लेस बन जाएगी। ठीक। लेकिन अब जो यहाँ पे कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पे आए हुए हैं, फॉर इंस्टेंस जो सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनकी वर्क प्लेस तो वो बन जाएगी शायद क्योंकि वो वहाँ काम करने हैं, लेकिन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका तो एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पेचीदा मसाइल थे जिसमें मेरा वैसे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, ये पेंडिंग है ना अभी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये है सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। मेरे ख्याल में जल्दी इस पे हाँ, इंटरप्रिटेशन हमारे पास आ जाएगी कि ये एक मुस्तनद सुप्रीम किस करवट बैठते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये थोड़ी ये ख्याल है कि ये जिस तरह टॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्यूपाइज लाइबिलिटी का जी, ठीक है, कि अगर मेरे घर में टाइल्स उखड़ी हुई हैं या छत से ईंटें गिरती हैं और मेरा कोई मेहमान आता है और उसके सर पे ईंट गिरती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका इलाज कर उसके पैसे देने के लिए, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। तो यहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जिस जगह पे जिस कंपनी के लिए हैं उस के मेरा डोमेन में ख्याल ही है फॉल कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की जाए तो वर्क प्लेस वुड बी वेरी सेफ फॉर इवन द कस्टमर्स। जिस तरह लेट सपोज अगर आप ज्वेलरी की दुकान पे खातून जा रही है जी, अब वो जो द वुमन हु इज अ कस्टमर, इज अ कंज्यूमर हुज वॉक्ड इनटू द ज्वेलरी स्टोर, वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है। हाँ, उसके साथ वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप वर्क प्लेस तक ही महदूद रखें लेकिन इस तरह कर रहे हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। इसके एम्बिट में आप बहुत सारी और ख़वातीन को भी डाल सकते हैं बिल्कुल, जो दुकानों पर जा रही हैं, जो और जगहों पर जा रही हैं, इस सिचुएशन में है तो वो उनको डाला जा सकता है और इसकी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद है इसके अल्फाज में। बिल्कुल सही। अच्छा दुराब साहब, एक तो हो गई हरेसमेंट कि हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, एक है कि अब खातून को ये लगता है कि ऐसे हरेसमेंट हो सकती है या होगी। मसलन जैसे आपने मिसाल दी कि रात को 8 बजे आके आप मुझे ये जो फाइनल वर्जन है इसका वो मुझे चेक करवाएं, जब सारे लोग जा चुके हैं। वो इनकार कर देती है, वो कहती है कि जी नहीं, जो कि उसका हक बनता है। अब उस बेसिस के ऊपर या उसके वो जो हरेसमेंट से अपने आप को बचाव के लिए जो वो काम कर रही है या जो तदाबीर वो कर रही है उसके लिए उसको विक्टिमाइज किया जाना, उसकी बोनसेस रोके जाने, उसको छुट्टी मिलनी थी वो उसकी बंद कर दी जानी, ये जो मामलात हैं इनको किस तरह से टैकल किया जाएगा? आई थिंक ये बहुत अहम चीज़ है और इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि इतनी मूवमेंट्स के बाद हमें ये तो बस जल गया है कि खातून को हाथ लगाना या उसके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना भी हरेसमेंट है। लेकिन ये शायद अभी तक हम नहीं समझ सके कि हरेसमेंट की रिएक्शन पे रिएक्शन देना जो है वो भी इसी जुर्म में शामिल है और वो उसकी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसी तरह चलनी है। तो वही मिसाल जिस तरह आपने दी
कि विक्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि जब आपने हरेसमेंट की कोशिश की है और उस खातून ने उसको रेजिस्ट किया है, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस के बाद आप मज़ीद गुस्से में आ गए क्योंकि मेल ईगो है, फ्रेजाइल है, आप तब गए हैं कि ये हाउ डे शी से नो टू मी। तो अब देखो मैं इसे करता क्या हूँ, मैं इसको निकाल दूंगा, इसकी बोनसेस बंद कर दूंगा, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ रोक दूंगा, मैं इसको अच्छी असाइनमेंट्स दूंगा, अच्छे केसेस नहीं दूंगा। ये सब विक्टिमाइजेशन है, ठीक है, और विक्टिमाइजेशन भी इसी तरह इसी एम्बेट में फॉल करेगी। असल में वो हरेसमेंट की कंटिन्यूएशन है, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, अगर आप हरेसमेंट का शिकार बन जाते तो ये ना होता। हाँ, ठीक है, तो वो क्योंकि आपने ना किया तो अब आपको अपनी ऑटोनॉमी एग्जर्ट करने की सज़ा मिल रही है कि तुम्हारे पास अपना कोई इख्तियार नहीं था, तुमने वो कैसे एक्सरसाइज कर लिया, मैं तुम्हें इस चीज़ की सज़ा दूंगा एंड आई विल ट्राई एंड ब्रेक योर विल। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वली बड़ा एक जुर्म समझा जाना चाहिए और इसका एक तदारुक होना चाहिए माशरे को कि ये भी मसला है एक। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने सॉरी, एक मैं इसके अंदर एक बात ऐड करूं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर शायद ख़वातीन को भी या जो मर्द हजरात सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, और अक्सर वो डिफेंस ये देते हैं कि जी हमारी नीयत नहीं थी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरेसर की या एक्यूज्ड की नीयत, इंटेंशन इज़ इररेलेवेंट। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मर्द ने किस नीयत से कहा गया है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ डिड दैट वुमन परसीव इट। ठीक है, विक्टिम ने उसको किस तरह अपने पे सोचा कि अच्छा ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो इंटेंशन है मर्द की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस तरह यूके में इसको बैलेंस ऑफ जो किया गया, क्योंकि अगेन अब्यूज़ की इसमें फिर बहुत गुंजाइश है। ठीक है, कोई भी खातून और अक्सर जो हमारे मर्द हज़रातों को शिकायत रहती है इस तरह, तो हम कोई भी बात करें तो फिर तो हमारे ख़िलाफ़ शिकायत हो जाएगी। तो उसका इंग्लिश लॉ के अंदर उन्होंने एक मिडिल ग्राउंड ये निकाला है कि वो एक तो ये कहते हैं कि आप इररेलेवेंट है आपकी नीयत, मर्द की नीयत इररेलेवेंट है, हरेसर की नीयत इररेलेवेंट है, खातून की परसेप्शन इंपॉर्टेंट है या विक्टिम की परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो उसमें रेलेवेंट फैक्टर है वो ये है कि क्या रीजनेबली स्पीकिंग जो कॉन्डक्ट किया गया है या जो वर्ड्स कहे गए हैं, कुड दे रीजनेबली मीन सच अ थिंग और नॉट। ठीक है, तो वो उन्होंने एक तीसरा लिम ऐड करके उसके अंदर उसको एक रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड से देख के ठीक है, वो ये बता देंगे कि लेट्स सपोज मैं आपसे कोई मजाक करता हूँ, रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड, रीजनेबल पर्सन, तो वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट उसमें आ गया है टू लिमिट दिस के यार औरत कह रही है, अगर ओवर्टली सेंसिटिव खातून है जिसको आप कुछ भी कहें उसे शिकायत लगा देनी है, या पॉलिटिकल इनिमिटीज़ होती हैं वर्क प्लेसेस में भी होती हैं और उसमें यूज़ होता भी है ये, तो उसको रोकने के लिए एक रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड उसमें लगा दिया गया है कि क्या तीसरा बंदा अगर कोई वहाँ बैठा सुन रहा होता जो एक रीजनेबल माइंड सेट का बंदा है, तो क्या वो भी यही समझता कि इस बंदे ने औरत को हरास करने की कोशिश की गई है, या वो कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो थर्ड लिम बहुत इंपॉर्टेंट जो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी इनको या तो स्टैट्यूटरी लेवल पे या अदरवाइज थ्रू मोतसिब के ऑर्डर्स ऐड करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसको हम रीजनेबल मैन कहेंगे या रीजनेबल वुमन? रीजनेबल पर्सन कह लें, जेंडर न्यूट्रल कर लें उसको, ताकि किसी भी साइड को कोई एतराज ना रहे। हाँ, ये बहुत पॉलिटिकल करेक्टनेस आई थिंक अडॉप्ट हमें भी कर लेनी चाहिए अब, चाहते ना चाहते जी, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई सज़ाओं की बारी। बिल्कुल, तो 302 की सज़ा फांसी है, दे देनी चाहिए वैसे इसमें भी। तो अब यहाँ पे सज़ाएं क्या है? अच्छा, सज़ाएं इसके अंदर कुछ दो कैटेगरीज हैं, एक माइनर पेनल्टीज़ हैं और एक मेजर पेनल्टीज़ हैं। ठीक है, माइनर पेनल्टीज़ हैं आपने उसकी डांट डपट कर दी, उसकी सरजनिश कर दी कि तुम आइंदा ये नहीं करोगे, इस तरह की छोटी नौयत की जहाँ पे आपको लगे कि कोई ऐसा जुर्म नहीं था लेकिन इसको भी नीड टू वार्न दैट पर्सन के आइंदा से नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ है मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ जो हैं उसमें आपका डिमोशन, डिसमिसल और ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फ़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, और जो फ़ाइन है, जो फ़ाइन रिकवर होगा
दैट कैन बी पेड टू द विक्टिम एज कॉम्पनसेशन। बिल्कुल ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि खातून का अपना जो बेचारी वो खर्चा करती आई है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट पे उसको ना ऑफिस से सपोर्ट है ना कोई और को सपोर्ट कर रहा है। आम तौर पे ख़वातीन बेचारी बड़े बुरे हालात में इन इदारों तक पहुंचती हैं, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी से जो एक मुझे बात ये ऑफिस की सपोर्ट से याद आती है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया है इसी कानून के तहत, उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस तरह की हरेसमेंट की कंप्लेंट पहुँचे इंतज़ामिया तक पहुँची है कि अच्छा ये हुआ है, वहाँ पे दे नीड टू कॉम्पनसेट एंड मेक श्योर कि अगर कोलीग्स थे तो वो जो हरेसर अगर कोलीग है विक्टिम का, तो वो साथ साथ काम ना करें। ठीक है। आपने उस विक्टिम को कंफर्टेबल रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी फर्दर सच सिचुएशन। इसी तरह अगर उसका सुपीरियर था तो एटलीस्ट या सुपीरियर को उसको किसी और डिपार्टमेंट में अटैच कर दें, कहीं और भेज दें, आपने उसको केटर करना है। ये कंपलसरी है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर टू मेक सच एडजस्टमेंट्स फॉर द विक्टिम। जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके दौरान भी ये मामला किए जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कंपनीज को और एम्प्लॉयर्स को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि दे नीड टू मेक श्योर कि दैट देयर वर्क प्लेस इज सेफ फॉर एवरीवन। बिल्कुल ठीक। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक। दुराब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मैंने तो इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा है, इस कानून के हवाले से, इसके प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से, प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं उस हवाले से। उम्मीद है इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग भी इससे कुछ सीखेंगे, और अगर इससे हमें कुछ सवालात मज़ीद पहुँचते हैं हम तक कि ये भी चीज़ें आपसे रहनुमाई इनके ऊपर ली जाए, तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे इस कानून के ऊपर भी मज़ीद बात करने के लिए, या दीगर कवानीन के ऊपर तो बात करने के लिए हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत सर थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़रूरी था टू हैव दिस डिस्कशन। जैसे आपने पहले कहा इंटरप्रिटेशन में बहुत बात हो गई है, बहुत लोगों ने बात की और शायद मेरे से बेहतर बात की है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो मसाइल क्या हैं जो खातून को उस दिन मुहतसिब के पास जाने से आते हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मच नीडेड। और कानूनदान हैज़ ऑलवेज बीन एक्सीलेंट एट ब्रिंगिंग सच इश्यूज टू द फ्रंट। और सर योर ब्रेन चाइल्ड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो बिकॉज यू आर अ कानूनदान एज वेल, तो इसलिए ये हम सब का इकट्ठा इदारा है, और बिल्कुल सर, आपके पार्टिसिपेशन से और हमारे पार्टिसिपेशन से सर ये चलता है, और इंशाल्लाह ये इसी तरह आगे बढ़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच।